हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीवन, सरकार ने 2024-25 का जो अंतरिम बजट है उसको पेश कर दिया है। ये बजट काफ़ी शॉर्ट टर्म में पेश किया गया, काफ़ी छोटा बजट है। इसमें कुछ नई योजनाओं की ऐसी शुरुआत नहीं की गई है। जो पिछली योजनाएं हैं सरकार की, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही साथ कुछ ऐसे विशेष मंत्रालय हैं जहाँ पर कि सरकार ने वित्तीय आवंटन का परसेंटेज भी शो किया है। साथ ही साथ कहाँ से पैसे, किस क्षेत्र से कितना आया है, व्यय होने के लिए किन किन सेगमेंट से व्यय होगा, इस पे उन्होंने विशेष फोकस किया है। कुछ यहाँ पर स्लोगन लाइन भी हैं, तो उस पर हम लोग शुरुआत करेंगे, बात करेंगे। अगर आप इस शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर इस शॉर्ट नोट्स को ले सकते हैं। जो बजट है उसको मैंने काफ़ी कंपाइल करके, सिंक्रोनाइज करके एक शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लिया है, जिसको कि हम लोग अभी बात करेंगे, देखेंगे इस पर। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय बजट 2024-25 है, ये सरकार का अंतरिम बजट है। ओके, वो उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से उतना नहीं हो जाता है, क्योंकि जो सरकार की पिछली योजनाएं चली आ रही हैं ना, उन्हीं पे इस पे बात किया गया है। अब जिन जिन योजनाओं पे बात किया गया है उन पे हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहां से मैटर बन सकता है। ठीक है, चलिए बजट की बात करते समय हम लोग पहले जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। जो सरकार होता है, सरकार साल भर के अपने आय को, व्यय को, जो ब्यौरा होता है आय व्यय का, वह संसद के माध्यम से लोगों को बताता है, लोगों के समक्ष रखता है, जिसको कि हम बजट के नाम से जानते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो आर्टिकल 112 है भारत के संविधान में बजट का प्रावधान करता है, लेकिन बजट जैसे शब्द को भारत के संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम लोग एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं, लेकिन जो भारत का संविधान है वहां पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है, न कि बजट की बात कही गई है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है आर्टिकल 112 के तहत। तो अगर ये पूछ लेता है कि आर्टिकल 112, अब वहां पे आपको स्टेटमेंट आ जाते हैं, बजट की बात करता है, वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, तो आपको डिसाइड करना है कि हमने क्या पढ़ा है और हमें टिक क्या लगाना है। याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, न कि बजट की बात करता है, आर्टिकल 112। अब चलिए, इतना तो हमने बेसिक बात कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो संविधान के आर्टिकल 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य की वार्षिक बजट होता है। आर्टिकल 112 में एफएस की बात की गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कही गई है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, न कि बजट की जैसे वर्ड की बात की गई है। ठीक है, चलिए, जो ये अंतरिम बजट पेश किया गया है वो विकसित भारत @2047 के स्लोगन लाइन से शुरू किया गया है। ये जो 2047 है, ये अमृत काल का, अमृत महोत्सव का समय चलेगा, क्योंकि 2047 में भारत को आजाद हुए टोटल 100 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हम लोग अभी अमृत वर्ष मना रहे हैं ना, ये 2047 तक मनाते रहेंगे। क्लियर, तो इसको याद रखना, ये टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ विकास मंत्र के साथ बजट को पेश किया गया है। वो विकास मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी स्लोगन लाइन से जो भारत है, भारत के मंत्रालय हैं, जो भारत का विकास है, इसी स्लोगन लाइन से चलेगा। वो क्या मंत्र है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ओके, एग्जाम में दो मैटर एग्जाम में बने रह सकते हैं, एक तो ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हालांकि जो जीडीपी होती है, जीडीपी ज्यों की वही रहेगी, लेकिन वित्त मंत्री ने जीडीपी को एक नए तौर पर पेश किया, नए तौर पर परिभाषित किया। जीडीपी को उन्होंने गवर्नेंस डेवलपमेंट परफॉर्मेंस के रूप में देखा और बोला। एफडीआई को फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया के तौर पर उन्होंने बोला है। तो याद रखना, ये मैटर पूछा जा सकता है कि जो अंतरिम बजट 2024-25 का पेश किया गया है, वहां पर जीडीपी को किस तौर पर पेश किया गया या एफडीआई को किस तौर पर पेश किया गया। ये दोनों आप डिफरेंस याद रखना, दोनों का जो नया डेफिनेशन है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीयों की उम्मीदों को पूरा करने वाला एक त्रिवेणी संगम पेश किया गया। वो त्रिवेणी संगम क्या है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, D3, ट्रिपल डी। आप D3 भी कह लो, ट्रिपल डी कह लो। ये जो ट्रिपल डी है, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी संगम है। इस पे
फोकस किया गया था, इस पे बात किया गया था। तो इसको आप याद रखना कि जो अंतरिम बजट 2024-25 था वहां पे त्रिवेणी संगम क्या था, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये मैंने ना अपना मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट में लगेगा, लेकिन पूरा बजट को कंपाइल करने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं उन्हीं को शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया जाता है। बजट में कुछ फोकस पॉइंट है, फोकस योजनाएं हैं, उन पे बात करते हैं, ठीक है। सरकार ने इन 10 वर्षों में यह बताया है कि इन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बोहियामी जो गरीबी है उससे उन्होंने छुटकारा दिलाया है। तो ये भी आप टैगलाइन याद रखना कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बोहियामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। ओके। सरकार द्वारा पीएम जनधन खाते के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। ये भी आप याद रखना। अब यहां पर ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, डाटा थोड़ी ना पूछा गया, इतना डाटा आगे बात कर लेगा, नहीं। याद रखना कि जो पीएम जनधन है, ये पूछ सकता है कि पीएम जनधन योजना कब लाई गई थी, तो 28 अगस्त 2014, याद है, जीरो बैलेंस पे जो अकाउंट खुलाए जा रहे थे बैंकों में। क्लियर। अब उसके आगे का मैं स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है, हालांकि ये जो जगह है यहाँ से मैं किसी को क्रिटिसाइज या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो अकाउंट क्यों खोले गए थे, क्यों लोग इतनी स्पीड में अकाउंट खुलवा रहे थे, वो अलग की बात हो गई। हालांकि डेट याद रखना 28 अगस्त 2014 का वो डेट था जब पीएम जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोले जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि से 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं को ऋण सहायता प्राप्त की गई है, जिनमें से 2.3 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उन्होंने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है। ओके। अब वहां महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि जो पीएम स्वनिधि योजना है यह कब आई थी, 1 जून 2020 को आई थी। ओके। चलिए आगे चलते हैं। पीएम जनमन योजना, पीएम जो जनमन योजना है विशेष तौर पर उन कमजोर जनजाति वर्गों पर तक पहुंचती है जो अब तक विकास के दायरे से बाहर हैं। हालांकि जो जनजाति होते हैं उनमें भी कुछ अति पिछड़े होते हैं, उनको हम पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किए हैं। उन पीवीटीजी के लिए पीएम जनमन योजना लाया गया है, ठीक है। पीवीटीजी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल जो ग्रुप हैं, अब तक भारत में टोटल 75 पीवीटीजी को इस योजना के तहत इंक्लूड किया गया है ताकि उनको इनोवेट किया जा सके, उनका ग्रोथ किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। ओके। क्लियर। जो सर्वाधिक पीवीटीजी हैं वह किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है, यह प्लीज माइंड रखना। चलिए, जो पीवीटीजी होते हैं जनजाति समूहों के सबसे कमजोर वर्ग को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट वहां पर योजना पे बात की गई है विश्वकर्मा योजना पे, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है से 18 कारोबार में लगे जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको हर तरह से सहायता मिल रही है इस योजना के तहत। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है यह कब आई थी, तो 17 सितंबर 2023। याद रखना। या तो यह पूछ सकता है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने समूह के कितने कारीगरों को यहां पे इंक्लूड किया गया, तो 18 वर्ग के कारीगरों को। या तो यह सेगमेंट पूछेगा या पूछ लेगा कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है कब आई थी, तो 17 सितंबर 2023 में। ओके। चलिए आगे चलते हैं। गरीबों की संख्या में परसेंटेज में कमी आई है, सरकार ने वो डाटा पेश किया है। सरकार ने बोला है कि 2005 से 6 के मध्य में जो भारत में गरीबी थी वह 55.3% के अप्रॉक्सीमेट में थी, जो कि 22-23 में 11.3% रह गई है। अब हालांकि ये जो डाटा है ये सरकार के विकास के, सरकार के कार्यकाल का एक तुलना भी है। तो याद रखना कि 2005 से 6 के मध्य में 55.3 यानी कि 55.3% गरीबी थी भारत में,
जो कि 2022 से 23 के मध्य में 11.3% का गरीबी का आंकड़ा बस रह गया है। ठीक है, अब आते हैं अमृत पीढ़ी युवाओं का सशक्तिकरण पे। हालांकि जो आज के युवा हैं ये अब अमृत पीढ़ी के युवा कहलाएंगे। अमृत वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है भारत में, तो ये अमृत जो हम और आप हैं ये अमृत पीढ़ी के लोग कहे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, सरकार क्या करना चाहती है। ठीक है, सो भारत के लिए पीएम स्कूल, जिसको कि हम पीएम श्री के नाम से जानते हैं, कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों को समग्र और बहुमुखी विकास किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बोला है कि जो पीएम श्री योजना है इसके तहत जो स्टूडेंट हैं उनको एक इनोवेट क्लासरूम, एक इनोवेट एजुकेशन, एक दूरगामी शिक्षा से उनको एक बहुमुखी विकास की तरफ उनको ले जाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना जो पीएम श्री योजना है ये 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन शुरू किया गया था। जो पीएम स्कूल है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, फुल फॉर्म इसका याद रखना पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पे जानते हैं। देश भर में लगभग 14,500 जो पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और उनको आज के आधुनिक तौर पर इनोवेट करके उसमें शिक्षण पठन पाठन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो याद रखना पीएम श्री आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या कब ये लागू हुआ था, कब आया था, आपसे ये भी मुद्दा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया तथा उन्हें दूसरे हुनर से कुशल बनाया गया और 3000 नई, यहाँ पर आईआईटी नहीं आईटीआई कर लेना, स्थापित की गई हैं। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ है। प्लीज याद रखना जो स्किल इंडिया मिशन है वह 15 जुलाई 2015 को शुरू। देखिए वित्त मंत्री ने जिन जिन योजनाओं पे मुख्य रूप से बात किया है, डिस्कशंस किया है, उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ वो योजना कब आई थी उस पर भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो याद रखना जो स्किल इंडिया मिशन है वह 15 जुलाई 2015 को आया था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। याद रखना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत कौन सी योजना है, स्किल इंडिया मिशन। चलिए आगे चलते हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 आईआईटी, जस्ट वेट, इसको मैं ना हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, मे भी आपको ना दिख रहा हो। ठीक है, तो उच्चतर शिक्षा के लिए जो बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय। प्लीज माइंड रखना 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी और 15 एम्स, क्लियर, और 390 जो हैं वो विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार कर चुकी है। ठीक है, सो पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। सरकार ने यह बात बताई है, इसको प्लीज आप माइंड रखना। सरकार ने क्या बोला है कि पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत हमारे युवाओं की उद्यमिता से जुड़ी जो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 22.5 लाख करोड़ मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं। ओके, चलिए जो पीएम मुद्रा योजना है इसको हम PMMY के तौर पे जानते हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। ठीक है, जो पीएम मुद्रा योजना है किनको लाभ पहुंचाएगा, इसके अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, तो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन को कम दर पर
ब्याज लोन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? कौन? पीएम मुद्रा योजना। ये स्टेटमेंट याद रखना कि माइक्रो फाइनेंस संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन को कम दर पर ब्याज लोन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है पीएम मुद्रा योजना। ठीक है, आया कब था? 8 अप्रैल 2015 को। सरकार ने और क्या बताया है कि 2014 में जो आईआईटी थी देश में 14 थी, ठीक है, अब 23 हो गई हैं। 2014 तक एम्स भारत में 7 थी, अब उनकी संख्या 22 हो गई है। 2014 तक विश्वविद्यालय 723 थी, आज के समय में 1113 हो गई हैं। क्लियर? तो ये डाटा जो है एक प्रकार से जो आज का वर्तमान सरकार है पिछली गवर्नमेंट से तुलना भी किया गया है, तो ये थोड़ा सा डाटा भी आप प्लीज माइंड रखना। ओके, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई सेगमेंट एग्जाम में इन तीनों में से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछता कि आज के समय में कितने विश्वविद्यालय हैं या क्या है। अगर वन लाइनर की बात अगर उतना न करें, ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लीज आज के समय में इतना जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्नदाता का कल्याण, अगर किसानों के लिए बात करें कि सरकार ने इस बजट में सरकारों के लिए क्या बात की है, किन योजनाओं पे फोकस की है, तो सरकार ने बोला है कि पीएम किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो हर साल सीमांत और छोटे किसान सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब पीएम किसान सम्मान योजना कब आया था? 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था। याद रखना, ये जो योजना है ये साल भर में 3 बार 2-2 हजार रुपए के तौर पर टोटल एक साल में 6,000 रुपए किसान के अकाउंट में जाता है। तो ये आप याद रखना। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। पीएम फसल बीमा जो योजना है कब आया था? तो 13 फरवरी 2016 को आया था। ये डेट आप याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियां हैं को एकीकृत कर और इसमें 3 लाख करोड़ के कारोबार हो रहे हैं और आज के समय में 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। 14 अप्रैल 2016 को आया था इनाम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसको शॉर्ट में इनाम कहते हैं। 1361 मंडियों को एकीकृत करके और उनमें 3 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है आज के समय में और 1.8 करोड़ किसान इस पोर्टल से सेवाओं को ले रहे हैं। याद रखना कि जो इनाम है वो 14 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। एक प्रकार से यह पोर्टल है जहां पर किसान अपने उत्पाद को वहां पर अंकित करते हैं, उसके रेट को डिसाइड करते हैं। जिस व्यक्ति को लेना होता है वहां पर उस पोर्टल से उस प्रोडक्ट को देखता है और जो किसान होता है उससे वो कांटेक्ट करते हैं। तो एक प्रकार से पोर्टल है, ये डाटा दिया गया है, इसको आप याद रखना। इंपॉर्टेंट है कि कब इसको लागू किया गया है, तो 14 अप्रैल 2016 को। नारी शक्ति प्रोत्साहन की बात करें तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजनाओं के ऋण दिए गए हैं। सरकार ने बात बोला है कि अब तक जो महिला उद्यमी हैं उनको 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है 28% बढ़ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखना कि 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है वो 28% बढ़ गया है। ठीक है, स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन बालिकाओं और महिलाओं का है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर? साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैथमेटिक्स, थोड़ा सा इसको प्लीज़ याद रखना। स्टेम में जो 43% नामांकन बालिकाओं का और महिलाओं का है आज के समय में भारत में, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है।
इसको प्लीज प्लीज माइंड रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वह 37% है आज के समय में। 2017-18 में 23% थी, आज के समय में 37% है। ओके, 2017-18 में 23% था, आज के समय में 37% है। ये एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो कितनी परसेंट है, तो 37% है। चलिए आगे चलते हैं। अमृतकाल के लिए कार्यनीति की बात करें तो टोटल 5 पॉइंट पे 5 क्षेत्रों पे बात किया गया है कि जो अमृतकाल 2047 तक रहेगा, किन किन क्षेत्रों पे फोकस किया गया है। तो संधारणीय विकास, ओके, संधारणीय विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास व स्वास्थ्य के लिए, समावेशी विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। ओके, प्लीज आप इसको याद रखना, ठीक है। संधारणीय विकास, अवसंरचना और निवेश, समावेशी विकास स्वास्थ्य के लिए, समावेशी विकास, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ये 5 जो क्षेत्र हैं आने वाले 2047 तक इन 5 क्षेत्रों पे सरकार काम करेगी। ओके, अमृतकाल कब तक चलेगा, तो 2047 तक चलेगा। सूर्योदय योजना क्या है, 22 जनवरी 2024 को यह योजना लाई गई है, ठीक है, याद रखना। छत के ऊपर सोलर प्लेट लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बात कही गई है, तो याद रखना कि जो सूर्योदय योजना है क्या है, छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे जिससे कि विद्युत उत्पादन होगा और हम अपने दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। 22 जनवरी 2014 को सूर्योदय योजना लाया गया है। पीएम ई बस के अंतर्गत 10,000 ई बसें चलाने की योजनाएं बनाई गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए फैम योजना चल रहा है। जो फैम योजना है आज के समय में ये दूसरा चरण है फैम योजना का, चरण 1, चरण 2। इस फैम योजना के अंतर्गत हुआ क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाले व्हीकल हैं उन पे सब्सिडी देना, उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो याद रखना कि अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए कौन सी जो बॉडी है, कौन सी योजना है जो कि आज के समय में इनके लिए रेगुलेशंस लाती है, कुछ नया इनोवेट करने की बात करती है, तो याद रखना फैम योजना। फैम योजना का आज का जो समय है यह द्वितीय चरण चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे, जो कि वित्त मंत्री ने बात कहा है इस बजट में कि जो 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारे हैं उनको क्रियान्वित करने की बात कही गई है। पहला ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, दूसरा पत्तन संपर्कता गलियारा और तीसरा अधिक यातायात वाले गलियारे। ओके, चलिए पीएम गति शक्ति योजना के बारे में बात कर लेते हैं, जो लॉजिस्टिक पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है। किसका मोटिव, पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत। याद रखना कि ये जो तीनों गलियारे हैं, ये तीनों गलियारा भी पीएम गति शक्ति योजना के तहत ही काम किए जा रहे हैं। जो आज के समय में जो रेलवे का ओवर क्रॉसिंग होता है उसको ब्रिज में कन्वर्ट करने का भी पीएम गति शक्ति योजना के तहत वो कार्य किया जा रहा है, ठीक है। चलिए पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू हुआ था, तो 2021 में शुरू हुआ था। आगे चलते हैं। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना। सो पहला नमो भारत जो रेल है जो कि आरआरटीएस के नाम से दिल्ली से मेरठ गाजियाबाद के लिए चलाई गई है। तो याद रखना कि हो सकता है पूछ ले आपसे कि पहला आरआरटीएस जो
मेट्रो रेल है कहाँ से कहाँ चलाई गई है, तो दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये आप याद रखना। अब तक भारत में नेशनल हाईवे की अगर बात की गई है, जो सरकार है उन्होंने बजट में चर्चा किया है, क्लियर, तो 14,46,034 किमी अब तक का जो नेशनल हाईवे हैं उनमें विकास की बात की गई है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात हो रहा है। जो आज के समय में एयरपोर्ट हैं वो 139 हो चुके हैं अब तक। ओके, चलिए स्वास्थ्य वाले क्षेत्र पे बात करते हैं। बालिकाओं जो कि 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनको सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि सरकार ने बोला है बात। सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार जो कारक है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, याद रखना। ह्यूमन पेपिलोमा तो हो सकता है कि आपसे यहाँ से पूछ ले कि जो आज के समय में महिलाओं में जो कि 9 से 14 वर्ष की महिलाएं हैं उनमें जो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है उसका कारक क्या है, कौन सा वायरस है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, याद रखना है आप, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष की बात की गई है। सो मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो यूविन है, यूविन ओके क्या है, तो याद रखना कि मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफॉर्म का आरंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष से यह जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष कब आया है? 25 दिसंबर 2014 में। इसमें होता क्या है, जो जननी होती हैं यानी माँ और जो शिशु बच्चे होते हैं उनके लिए इसमें मल्टीपल टीकाकरण का इसमें व्यवस्था है, ठीक है। मल्टीपल टीकाकरण को लगाए जाते हैं। सो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आया था यूविन जो प्लेटफॉर्म के तहत अब मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण के प्रयासों को सार्थक किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तक आकांक्षी जिले जो कि 112 हैं, कहीं पे 112 हैं, कहीं पे 117 हैं, हालांकि बजट में 112 की बात कही गई है। सो अब तक जो आकांक्षी जिले 112 हैं। भारत के वे जिले जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं, हालांकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनोवेट होना चाहते हैं, अपने विकास को करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल तौर पर वह जिले जो कि खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं उनको रखा जाता है आकांक्षी जिलों में, ठीक है। यहाँ पे G20 की बात कही गई है कि 60 स्थानों पर G20 की बैठक करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता को दिखाई गई है। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना, हो सकता है पूछ ले यहाँ पर कितने स्थानों पे, तो याद रखना 60 स्थानों पर G20 की बैठक करा करके भारत के अंतर्गत वैश्विक दर्शकों को भारत के विविधता के बारे में बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट बात किया गया है नैनो डैप पे। नैनो डैप का जो प्रयोग है सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। पौधों का तत्काल आवश्यकता को नाइट्रोजन और फास्फोरस से पूरा करता है नैनो डैप। नैनो डाई अमोनियम फास्फेट, याद रखना नैनो डैप का जो फुल फॉर्म है नैनो डाई अमोनियम फास्फेट इसका फुल फॉर्म है। गुजरात के कलोल में प्लांट शुरू किया गया है, याद रखना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके उद्घाटन समारोह में वहां पे पार्टिसिपेट किए थे, क्लियर। गुजरात के कलोल में भारत का पहला नैनो डैप का कारखाना स्थापित हुआ है। किसके द्वारा पूछ सकता है, तो इफ्को के द्वारा, ये भी आप याद रखना। लखपति दीदी जो योजना थी उसकी भी बातें की गई हैं। 9 करोड़ महिलाओं के 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इसकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। चलिए आगे चलते हैं, टैक्स पे आते हैं। यहां से मुद्दे एग्जाम में आ सकते हैं। सो पुराने कर दरों को बनाए रखा गया है, कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए जो निगम कर है 22%,
कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख रुपए तक आय वाले करदाताओं को कोई कर नहीं देना होगा। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किस मंत्रालय को कितना आवंटित किया गया है वित्त का? लाख करोड़ का यह आंकड़ा है, तो याद रखना। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा वित्तीय आवंटन किया गया है 6.2 लाख करोड़। ये जो भी डाटा है ये सारे डाटा लाख करोड़ में है, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय को पहले नंबर पर याद रखना 6.2 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78। शुरुआत के 3 याद रखना कि शुरुआत के 3 ऐसे कौन से मंत्रालय हैं जिनका वित्तीय आवंटन सबसे ज्यादा है। तो पहला है रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़। दूसरा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.78 लाख करोड़। तीसरा है रेल मंत्रालय 2.55 लाख करोड़। ओके, उसके बाद गृह मंत्रालय है 2.03 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.77 लाख करोड़। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 1.27 करोड़। प्रमुख योजनाओं के लिए वित्त आवंटन करोड़ में। सो याद रखना मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ का प्रबंध किया गया है। इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में याद रख लेना मनरेगा को। जस्ट वेट, ठीक है। जो मनरेगा है वो 86,000 करोड़ का इसको वित्तीय आवंटन किया गया है। जो मनरेगा है, पहले इसको नरेगा के नाम जानते थे, पहले नरेगा एक्ट 2005 में आया, शुरू हुआ 2 फरवरी 2006। ये 2005-2006 में अक्सर कंफ्यूजन होता है। नरेगा एक्ट 2005 में आया था। यह जो योजना है वह शुरू हुआ 2 फरवरी 2006 से, ठीक है। जो नरेगा है वो मनरेगा नाम पड़ा 2 अक्टूबर 2009 को। ओके, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आयुष्मान भारत के तहत 7,500 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ का प्रबंध किया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में कुल जो व्यय है, ठीक है, याद रखना 476578768। ओके, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक डाटा है, इस डाटा को आप जरूर याद रखना। ओके, ये करोड़ में डाटा है तो इसको प्लीज आप याद रखना। 47,65,768, रिपीट कर रहा हूं, 47,65,768 करोड़ का बजट अनुमान 2024-25 के कुल व्यय का यह अनुमान है। ओके, जिसमें कि कुल पूंजीगत व्यय, यहां पर याद रखना यहां कैपिटल की बात की जा रही है, ठीक है। पूंजीगत व्यय ये काफी यूनिक नंबर है, ठीक है। 11,11,111 करोड़ का, मैं रिपीट कर रहा हूं, बजट अनुमान 2024-25 में जो कुल व्यय है वह 47,65,768 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ किया जा रहा है, जो कि जीडीपी का 3.4% है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राज्यों के पूंजीगत व्यय, जस्ट वेट, राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त
ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। प्लीज याद रखना, जो राज्य हैं, राज्य के लिए अगर राज्य पूंजीगत व्यय में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी लागू रहेगा। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने की अनुमान है। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राजकोषीय घाटा है, ठीक है, कितना है या कितने का अनुमान है, तो याद रखना जीडीपी का 5.1%, ठीक है। कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय के अंतर राजस्व घाटा कहलाता है, जबकि किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान का योग राजकोषीय घाटा कहलाता है। ओके, राजकोषीय घाटा का जो फार्मूला होता है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, ओके, माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। ओके, इसको प्लीज आप इस फार्मूले को भी याद रखना। ओके, सरकार के पास पैसा कहां से आता है और सरकार व्यय कहां करती है, ठीक है। ये लास्ट सेगमेंट है बजट का, इसको देख लेते हैं। जो सरकार अर्जित करेगी 2024-25 का जो अंतरिम बजट है, सरकार ने बताया है कि हमारा अर्जन कहां से हो रहा है और हमारा व्यय कहां पे हो रहा है। देखिए, उधार और अन्य देयता जो मार्केट बोरो है वहां 28% उन्होंने मार्केट से उधार उठाया, ठीक है। आयकर से इनके पास 19% आया है, जीएसटी से 18% का इनकम इनके पास हुआ है, निगम कर 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4% का इनके पास आय आया है, यानी इनके पास राजस्व आया है। कुछ और भी हैं अन्य में, ठीक है। तो फोकस पॉइंट याद रखना कि जो सरकार का आय है सबसे ज्यादा उनको उधार और अन्य देयता मार्केट बोरो से उनको 28% का आय हुआ है, आयकर से 19%, जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, सीमा शुल्क से 4%, जो कि महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ठीक है। कहां जाएगा व्यय, कहां करेगी सरकार? तो जो उधार लिया है उसके लिए जो ब्याज है वो 20% सरकार देगी उधार लिए गए पैसे पे। करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है वो 20% है। केंद्रीय क्षेत्रों की जो योजनाओं में सरकार 16% खर्चा करेगी, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8% खर्चा करेगी, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8% खर्चा करेगी, रक्षा में 8% खर्चा करेगी, आर्थिक सहायता में 6%, पेंशन में 4% और अन्य व्यय में 9% सरकार का व्यय है। ओके ओके, सो एवरीवन, टोटल ये रहा बजट जो कि 2024-25 का ये अंतरिम बजट था। जो जो महत्वपूर्ण सेगमेंट था, महत्वपूर्ण योजनाएं थी, हमने उन पे बात किया, काफ़ी डीप हमने बात किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई नई योजनाएं नहीं लाई गई हैं, जो पिछली योजनाएं थी उनके लिए वित्तीय आवंटन पे बात करना था। किन किन पिछले योजनाओं पे सरकार ने फोकस किया है उन पे बात करना था। कुछ नई योजनाएं थी जिनको सरकार कुछ ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती है, हमने उस पे बात करना चाहा।